जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज खबरों के हवाले से तो बहुत बड़ा दिन है। आप सबके इल्म में ही आप देख रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी, सोशल मीडिया पर भी। और जुम्मा भी है, इत्तेफाक की बात है। नजम सेठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल। जुम्मा मुबारक आप सबको। और आज की बड़ी खबरें क्या हैं? तोशा खाना रेफरेंस जो था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया है और उनको जो करंट उनका टर्म है उसके लिए डिसक्वालीफाई कर दिया है। यकीनन वो डी सीट भी हो गए हैं। बड़ा इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है पीटीआई की तरफ से। वो कह रहे हैं कि कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट उनको रिलीफ देगा। उनके लॉयर्स बड़े कॉन्फिडेंट है इस बात के ऊपर। इस पे बात करेंगे, लेकिन ज्यादा कानूनी उसकी जो भी पेचीदगियां हों, ज्यादा तो उसकी सियासी अहमियत है, उस पर बात होगी। उसके अलावा जो है, आज एक बहुत अहम बयान सामने आया आर्मी चीफ की तरफ से। जनरल बाजवा ने एनडीयू में अपने रिमार्क्स में कहा कि वो 5 हफ्ते में रिटायर हो जाएंगे और पाक फौज जो है वो गैर सियासी उसको होना चाहिए और वो होगी। और ये दोबारा से उन्होंने उसका अयादा किया है। एक और अच्छी खबर जो है वो ये है, यानी कि पाकिस्तानी अफवाज का सियासत में अमल ना देना या कम से कम तहैया करना भी अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर है कि एफएटीएफ से ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया 4 साल के बाद जो है। ये भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तानी स्टेट की। वो तमाम गवर्नमेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट जो है इन्होंने काम किया है। और ये जो पीटीआई की तरफ से इस वक्त रिस्पॉन्स आ रहा है और मुजाहरे हो रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भाई आप सड़कों में मुजाहरे न करें, अदालत में जाएं। तो सेठी साहब वेलकम। सबसे पहले तो तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से आपकी प्रिडिक्शंस जो हैं वो सही साबित हुई हैं। आपके डिट्रैक्टर्स और भी नाखुश होंगे आज। डबल बुरी खबर मिल रही होगी उनको कि एक तो वो फैसला आ गया, ऊपर से आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई। तो मैं चाहता हूं कि बिफोर वी स्टार्ट हम आपका एक छोटा सा क्लिप अगर चला दें, ताकि नाजरीन जो हैं वो भी देख लें आपने पहले क्या कहा था, उसके बाद फिर फॉलो अप करते हैं। तो वो वीडियो क्लिप जरा लगाइए, जिसमें कि सेठी साहब ने ये तोशा खाना के हवाले से बात की थी। सादिक और अमीन वाला कानून ये है ही गलत और इसको ना चेंज करके रेट्रोस्पेक्टिव करके ना ना, ये और गलत इसको है। फारग किया जाए और जो दिस इज जिन लोगों नॉट को सजाएं मिली है ऑन द यार्डस्टिक ऑफ दिस दिस इज कानून उसको नॉट द रिवर्स क्लिप। किया जाए। जी दैट ओनली पार्लियामेंट दिस कैन इज डू नॉट द क्लिप। दैट। जी, एक आपका वो 24 के ऊपर भी है, जो नहीं कि नहीं नहीं, मैंने क्लिप भेजा है इनको, जी, सोलंकी साहब को। बहरहाल हाँ अब जी। छोड़े। तो अच्छा, अभी हम लगाते हैं, आप बात स्टार्ट करें फिर वो क्लिप हम प्ले करते हैं जरूर। जी। नहीं, मैं उस कोई महीना पहले, इनफैक्ट अगस्त में मैंने कहा था कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तोशा खाना में। और मैंने ये भी कहा था कि 3 4 5 केसेस हैं इनके ऊपर, और ये तोशा खाना तो ओपन एंड शट केस है। और और जब ये इलेक्शन कमीशन ने जस्ट जजमेंट जो है रिजर्व कर ली थी, तो मैंने कहा था ये फिर अनाउंस उस वक्त होगी जब वो समझेंगे कि ये वक्त आ गया अनाउंस करने का, और अनाउंसमेंट जो है वो इमरान के खिलाफ जाएगी। अब ये वक्त कैसे आ गया? ये कौन सा वक्त था कि जब उन्होंने आप अनाउंस कर दिए? तो ये वक्त वो है कि खान साहब किसी की बात नहीं मान रहे। मैंने आपके इसी प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था पिंडी प्लान का, जिसमें मैंने कहा था कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ है। और हमने यहाँ डिस्कस भी किया है कि आरिफ अलवी साहब, उन्होंने तस्लीम भी किया है, इमरान ने खुद तस्लीम किया है कि बातचीत हो रही है बिहाइंड द सीन्स। तो उसमें क्या बात थी? बात यही थी कि देखिए, आप ये लॉन्ग मार्च ख़त्म करें, आप चले जाएं पार्लियामेंट, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे। अ, आप पार्लियामेंट चले जाएं, वहां जाके आप ऑपोजिशन के रोल में गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हम आपके शुरू करा देंगे, और उसमें आप तय कर लीजिएगा कि आपने अगली इलेक्शन कब करानी है और उस इलेक्शन के रूल्स क्या होंगे। हम फैसिलिटेट कर देंगे, उधर भी प्रेशर डालेंगे कि आपसे बात करें। और आप कह रहे हैं कि मार्च में इलेक्शन हो, वो कह रहे हैं अगस्त में, सितंबर में करेंगे। तो कोई दरमियाने रास्ता निकल आए ताकि आप भी मुतमईन हो जाएं और वो भी मुतमईन हो जाएं, क्योंकि वो ज़ाहिर है फिक्रमंद है कि अगर फौरी तौर पे इलेक्शन कराए गए तो वो इस वक्त बड़े अनपॉपुलर है। और उनकी अनपॉपुलैरिटी इसीलिए क्योंकि हमने उनको मजबूर किया है कि वो आके मुश्किल फैसले करें मुल्क के लिए। इसीलिए वो सारा वक्त यही कहते हैं कि हमने रियासत को बचाया है डिफॉल्ट से। हमें हमारा अपना सियासी कैपिटल जो है
सरमाया जो है वो उसको नुकसान पहुंचे, मगर हमने मुल्क और कौम के लिए ये किया है। वो एक्चुअली मुल्क और कौम तो एस्टेब्लिशमेंट इनको कहा था कि आप करें ये। और जाहिर है कुछ एश्योरेंस भी दी होगी कि उन्होंने आगे से यही कहा था कि जी फिर असं तो उड़ जावांगे तो इलेक्शन, तो फिर वी कांट हैव अ क्विक इलेक्शन, फिर हमें मौका दिया जाए कि हम कुछ नेकी के काम और भी कर लें अगले 8-10 महीने के अंदर। हाँ, तो उनको एश्योरेंस दी गई थी कि आप फिक्र ना करें, तो हम संभाल लेंगे सारी बात, मगर आप इस वक्त अपनी जात या अपनी सियासी जमात का सरमाए की बात ना करें, वो डैमेज होगा, मगर मुल्क की जरूरत है। इसीलिए वो मिफ्ता इस्माइल साहब भी और ख्वाजा आसिफ भी, अब इसाक डार साहब भी वही बात कर रहे हैं कि हमने रियासत के लिए ये सब कुछ किया है, हमारा नुकसान हुआ है। तो पार्लियामेंट में जाएं, वहीं ये बात करें, हमें ना इन्वॉल्व करें। हमारे हाथ जल गए हैं, हमने आ, बहुत मुश्किल से आपके लिए एक रास्ता निकाला था, मगर आपने हमें बहुत मायूस किया है। तो अब यही है कि आप लोग आपस में बैठ के करें, हम न्यूट्रल हो जाते हैं। अब खान साहब नई बात मान रहे थे, वो अभी भी लगे हुए थे कि नहीं मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये चोर है, मैं नहीं मानता है। वो वन पार्टी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, और उनको मालूम है इस बात का कि वन पार्टी सिस्टम इस मुल्क में फौज की सपोर्ट के साथ, सतून के साथ वो नहीं बन सकता, नहीं चल सकता। अदालतें हैं, सियासी जमातें हैं, रीजनल पार्टीज हैं, सब नेशनलिज्म हैं इस मुल्क के अंदर, गरीब अमीर के प्रॉब्लम्स हैं, मजहब का प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इस्लाम का प्रॉब्लम है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है। ये एक वन पार्टी स्टेट विदाउट हेल्प ऑफ द आर्म फोर्सेस नहीं हो सकती। और उन्होंने कोशिश कर ली है करके कि एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जाए, और फेल हो गया है, और एहसास हो गया इस बात का। तो इसलिए उन्होंने खान को कहा था कि यार प्लीज, अब हो गया ना जो होना था, 4 साल झूले ले लिया आपने, हमने भी अपना सबक सीख लिया। अब मेहरबानी करें, हमें छोड़ दें, हम न्यूट्रल हो जाते हैं, हम आपकी फैसिलिटेट कर देते हैं बातचीत, आप जाएं और वहां जाके ये सारी बात करें कि आपने किस किस्म का इलेक्शन लेना है, कौन होगा कौन नहीं होगा। और उसमें सिर्फ एक चीज है, जाहिर है कि जब आप उनसे बात करेंगे तो वो तो यही कहेंगे ना, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी मिल सकती है ना कि नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो खत्म की जाए। तो वह खैर एनीवे, आप वहां जाके ये डिस्कस कर लीजिएगा। खान नहीं मान रहा था, खान कह रहे थे नहीं आप इनको निकालें, मैं लॉन्ग मार्च करता हूँ, आप जाएं इनके यहाँ बंदूक रखे उनके घर जाओ और इनको कहें इलेक्शन कॉल करें। अब वो नहीं करना चाहते, वो कहते नहीं यार बहुत हो गया है। तो इसलिए ये मेरा ये मौकफ था कि अगर खान इनकी बात नहीं मानेगा तो इतना कुछ है खान के ऊपर जायज, जिसलिए जिसकी वजह से उन खान को अभी तक हाथ नहीं लगाया इन्होंने रियासत के इदारों ने, जिसमें जजेस भी आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, और जाहिर है अफवाज पाकिस्तान भी आ जाती है, उनकी क़यादत भी आ जाती है। और इसलिए उनका ये मौकफ रहा है। खान कहता था नो। तो अब ये हुआ है कि सबको इस बात का एहसास हो गया, सबके सारे इस रियासती इदारों के खान बात नहीं मान रहा, और खान जिधर पाकिस्तान को ले जाना चाहता है, डोमेस्टिकली डिवाइड हो गया मुल्क बहुत सख्त, और उधर से इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया। इस वक्त मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क नहीं है जो कि नाराज नहीं है इमरान खान साहब के साथ, खा वो बैरूनी हो या इंटरनेशनल हो या लोकल हो, सारे इंक्लूडिंग इंडिया। मैं भी आता हूँ इंडिया के ऊपर भी, और नेबर्स के ऊपर, और वो सारी थ्योरी थी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की, कनेक्टिविटी और ये जियो इकोनॉमिक्स, उसकी तो धज्जियां उड़ा दी हैं इमरान खान। और वो एक नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बाजवा साहब ने और उनके दोस्तों ने निकाली थी अपने पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जमहूरियत को कोई मौका दिया जाए कि सिविलियन इसकी तरफ चले, लड़ाई झगड़े बंद करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये पैगाम है। जी। मुझे इस बात का एहसास था कि अगर खान साहब बात नहीं मानेंगे तो एक पैगाम आएगा उनको। ये वो पैगाम आया, पहला पैगाम, बारिश का पहला कतरा। बादल जो है वो ग्रे हैं, हालांकि फैटफ की ग्रे नहीं है, सियासी तौर पे ग्रे हैं, उनमें बहुत सख्त बारिश भी हो सकती है। ये पहला खतरा आया है कि खान साहब बस करो, अभी भी मौका है, आप जाए वहां पार्लियामेंट में। तो अब ये जो है, ये जाहिर है कि ये तलवार से गला नहीं काटा, तलवार को लगाया यहाँ, दिखा दी है तलवार। अब खान साहब जाएंगे अदालत में और जाके वहां स्टे वे ले लेंगे और ये केस चलेगा। फिर अगर खान साहब बात नहीं मानेंगे तो फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी कार्रवाई होगी। वहां भी जो बैंक अकाउंट्स निकले हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं उसके, जहां खान साहब ने लाखों डॉलर्स किसी जाली बैंक अकाउंट में पहले आए, फिर खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ वहां से एक दिन के अंदर अंदर वो सारे विड्रॉ किए गए, और फिर वो अकाउंट ही बंद कर दिए गए। वी हैव द डिटेल्स, किसी वक्त वो भी जरूरत पड़ी तो दिखा।
तो ये आने वाली हैं चीजें, ये सब तलवारें लटक रही हैं और खान साहब ने गड़बड़ की है, बड़े पैमाने के ऊपर की है। ये वो इकामा वाली बात नहीं है, यहाँ बहुत से एविडेंसेस हैं। उनको बहुत समझाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं मान रहे। तो ये पहला जी। उन्होंने दिखा दिया अपना हाथ के, अच्छा फिर चलो फिर भुगतो ना, पहले तो तुम चक्कर लगवा रहे हैं तो हम तुसी भुगतो। तो अगर खान साहब अभी भी नहीं मानेंगे तो फिर और भी होगा इनके खिलाफ। ठीक ठीक, बिल्कुल। तो ये बेसिकली अभी एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो मैं सेठी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जाहिर बात है उनकी तो टीम लॉयर्स की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखिए वो तो काफी हद तक उनको रिलीफ ही देते रहे हैं अभी तक। तो जितना रिकॉर्ड है, वेदर कंटेम्प्ट के केसेस हों, दीगर मामलात हों, वहां पे तो उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये अगर उनकी स्ट्रेटेजी भी है कि अगर बारिश का खतरा दूसरा तीसरा स्ट्राइक्स जो होंगी तो कोर्ट्स तो रिलीफ देती रहेंगी। नहीं बात यह है कि ऐसे तो आपने बिल्कुल ही सियासत बना दी कि अदालतों को भी ऐसे ना करें आप, मेहरबानी अच्छा, करके ओके, आग थैंक यू ऐसे फॉर ना करें। करेक्टिंग मी। फिर हाँ, तो बात यह है कि आ, देखिए वो जो कंटेम्प्ट वाली बात थी और टेररिज्म वाला जो बात था, वो तो आई मीन कंटेम्प्ट तो बनती थी, मगर इतना बड़ा इशू नहीं था वो। बहुत कुछ यहाँ अदालतों के खिलाफ होता है, और अतर मिनल्ला साहब ने तो पहले ही एक लाइन ले ली थी कि मैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे यकीन ही नहीं करता। और भी वहाँ जजेस हैं, वो कहते हैं यार अगर अदालत अपने फैसलों के साथ, अदालतें अपनी इज्जत नहीं करवा सकती तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून के तहत आप कहाँ इज्जत करवाएंगे। सही। और बरतानिया में तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है, जहां से हमारी सारी रूह आती है इसकी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और आइन के अंदर इस किस्म के जो क्लॉज। तो इसलिए मैं नहीं समझता था कि वहां कुछ होगा। वहां जेन्युइनली फीलिंग है कि यार ये बस करो, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपनी जजमेंट्स के जरिए इज्जत करवाओ, धमकियां दे के और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार चला के आपकी इज्जत नहीं होगी, लोग फिर भी लगे रहेंगे। और आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में क्या क्या नई बात होती है। अभी मैं देख रहा हूँ मीम्स आ रही हैं खान साहब की और चीफ जस्टिस साहब की, चल रहा है, कौन उसको रोकेगा, कौन उसको पकड़ेगा या बंद करेगा। दुनिया में कहीं से भी बैठ के आप ये कर सकते हैं, तो इसलिए नो पॉइंट इन दिस एनीमोर। यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्ला ब्ला ब्ला, जमाने बदल गए। तो बेस्ट है इसको छोड़ ही दिया जाए, तो छेड़ो ना इन चीजों को। आगे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, दिस इज वेरी सीरियस। ये नहीं कि जी बैन किया जाए पार्टी को, मगर ये जो फेक अकाउंट्स एक तो डिक्लेयर नहीं किए, चले वो तो इसी किस्म की चीज है ना, डिक्लेयर नहीं किया, मगर वहां से पैसे आए और पैसे निकाले और गए कहाँ, किस काम के लिए इस्तेमाल किए, वो सीरियस क्वेश्चंस। और वो बड़ी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं उसके ऊपर। अ, अ, तो मैं ये समझता हूँ कि और बहुत कुछ है। खान साहब जी। अगर जिनको कहते हैं ना बाज नहीं आओगे तो फिर भुगतो। तो ओके। मगर मैं अभी भी समझता हूँ कि खान साहब ने ये जो बैक चैनल शुरू की हुई है, उसका मकसद ही है कि कोई रास्ता निकाला जाए। मगर उनका प्रॉब्लम ये है कि वो एक डेड एंड की गली में आ गए हैं। आगे जाते हैं तो दीवार बंद है, पीछे हटते हैं तो लोग, उनकी वो जो है ना ईगो, वो नहीं मानती कि पीछे हट गया मतलब है कि मैं आई हैव लॉस्ट। तो वो फंस गए आके इस किस्म की सिचुएशन में। उनको दिखाया जा रहा है कि रास्ते कैसे निकलते हैं, यहाँ से निकाले जाएंगे उनके लिए। और मेरा ख्याल है और मेरा ये मौकफ रहा है कि ये प्रेशर उन पे चलेगा, और अगर जितना वो रेजिस्ट करेंगे उतना वो और अटैक पे आएंगे। और वो अटैक जो है वो खसूसन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगी, और जितनी वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगी उतने ही एस्टेब्लिशमेंट के ग्लव्स जो हैं वो उतारने शुरू कर देंगे वो। एंड दिस इज द फर्स्ट। काफी अरसे से ये लोग पूछ रहे थे कि यार एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर रही, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर रही। कह दिए गवर्नमेंट को तुसी करो, कहते ने ऐसी क्यों करिए, भुगत तुसी कीता, तुसी भुगतो इन्हों। तो वो मगर अब आप देखिए किस तरीके के साथ पहले वो गिल साहब, फिर स्वाति साहब। तो मतलब है कि दीज आप, मैं समझता हूँ ये इशारे हैं, ये कोई सीरियस चीज नहीं है। इंज करके ओए हाँ। ओए बाज आ जा बच्चे। एह, तो ये वो हो रहा है अभी, वो ठा ठू नहीं अभी हुई। तो और ना ही मैं समझता हूँ होगी, खान साहब को भी समझ आ जाएगी बात कि यहाँ अब वन पार्टी रूल नहीं होना, इस फौज ने इनका साथ उस तरीके से नहीं देना। इन्हें इस एस्टेब्लिशमेंट ने उनके हाथ जल गए। खान साहब ने जो हाथ जलाया उनको तो नानी याद आ गई है, क्यों यार हुन खुदा दा खौफ असी काम नहीं करना। और बाय द वे तो आज जो बयान आया है बिग बिग बी का, तो उन्होंने भी इसी किस्म की इशारा किया ना कि सियासत अब हाँ। एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत नहीं करनी, और वी गोइंग टू स्टे आउट ऑफ इट। और अपना भी अनाउंस कर दिया कि मैं भी जा रहा हूँ, ताकि ये एश्योरेंस हो जाए कि अब कोई इशू नहीं है, वी आर आउट ऑफ इट। जी सोलंकी साहब, आप कुछ मैं कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि जो आज का फैसला है खान साहब के खिलाफ, वो तो स्लैप ऑन द रिस्ट है।
अगर ये इम्प्लीमेंट भी हो जो आज आया है, तो उसमें तो सिर्फ उनकी वो मियांवाली वाली सीट जाती है, उससे वो डिसीट होंगे, और वो भी इस पार्लियामेंट की मुद्दत तक। बाकी जो 6 सीटें हैं उस पे तो उन्होंने अभी हल्फ ही नहीं लिया, तो वो तो वैसे भी इस पार्लियामेंट को खत्म करने के दर पे हैं। तो जी। नुकसान क्या हुआ है खान साहब को, सिवाय इसके देखिए कि जी देखिए बन गए? नहीं, देखिए ये कानूनी बातें हैं, आप और मैं, वी कांट प्रिज्यूम कि जी वहाँ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए वगैरह वगैरह, ये अब अदालतें जो मर्जी फैसले कर लें। बात ये है कि ये दिस इज अ वार्निंग शॉट, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, और खान साहब भी इसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। तो इसकी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जैसे खान साहब ने वो 6 सीटें जीती हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका। अखबारें, चंगी भली अखबार जड़ियां ने, who should know better, उनकी हेडलाइन सी के इमरान खान स्टनिंग विक्ट्री। केड़ी स्टनिंग विक्ट्री यार, एक साइड ने तो इग्नोर किया हुआ था, मेरा ख्याल है उन्हें पता था कि ये जजमेंट आ रही है, they didn't take any interest in this by election, these by election। और खान को भी पता था मैंने लेनी, ये तो एक इशारा था अपनी तरफ से, वो अपना पावर दिखाना चाह रहा था, काउंटरवेलिंग पावर। उन्होंने अपना दिखा दिया, इसके पावर का क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो लोग कहते हैं लो जी ये बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च है कर दे, और कुछ भी नहीं करना है। एक दफा लॉन्ग मार्च शुरू होगी ना, तो फिर कोई रास्ते नहीं है खान के लिए, फिर सारा कुछ ही होगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इसलिए उसको मौका दिया जा रहा है टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस दलदल, उसके लिए प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। तो मैं सोलंकी साहब, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द लीगल आर्गुमेंट्स, स्टे होगी नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए है, फॉर लाइफ है, मीनिंगलेस। मेरी जो थियरी है उसके अंदर ये मीनिंगलेस है। उसकी वजह जी। ये, मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जाके खान साहब छोड़े, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हाट जी। आई एम सेइंग। तो इसलिए आगे जब इलेक्शन होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड में ही होगी। अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं होती, तो फिर मैं आपको एक और बात बता दूं, जी। अगर खान साहब ने लॉन्ग मार्च की, सीरियसली की, नो कॉम्प्रोमाइज, आपने देख ही लिया उनके जो सपोर्टर्स हैं किस किस्म का मूड है उनको, और अगर खान ने उनको लीड किया इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, तो दो चीजें, या तो गिरफ्तार हो जाएंगे और वो अंदर करके they'll throw the key away for some time and no judge is going to give him any release, ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं होता, तो फिर ये आप समझ लें कि वो भी एक प्लान के तहत है कि करन दो, तोड़ फोड़ करन दो। हमने तो कह दिया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमने तो कह दिया है कि मैं तो घर जा रहा हूँ 5 हफ्ते में। अब इसके बाद अगर ये हरकतें कर रहे हैं और मुल्क का नुकसान शुरू हो गया, और IMF का प्रोग्राम जो है वो रुक गया, और लोगों ने जो पैसे देने थे वो रुक गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। अभी मुझे सोलंकी साहब बता रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा वेलकम किया है ये खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, स्टॉक मार्केट चढ़ गई है। तो अगर इसके बरक्स कुछ हो जाता है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है लॉन्ग मार्च की वजह से, पाउंड फिर चढ़ना शुरू हो जाता है, डॉलर फिर चढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपका ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट चुप करके बैठी रहेगी, भूल जाएं। फिर जो इंटरवेंशन होगी ना, फिर समझ आएगी कि इंटरवेंशन किसको कहते हैं। और जी। फिर वो ये कहेंगे हमने हर किस्म की कोशिश की, हम घर भी जाने के लिए तैयार थे, हमने ये भी कह दिया था आगे भी कभी नहीं करेंगे, मगर आप सैनी देखिए साहब, मुल्क का क्या हो रहा है। सैनी साहब, दिस ले स्टॉक मार्केट तो FATF की वजह से भी वो रिस्पॉन्स एफएटीएफ आया। नहीं नहीं, एफएटीएफ का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि एफएटीएफ का फैसला आया है 8 बजे रात को, मार्केट, स्टॉक मार्केट तो बंद हो 4 गई बजे थी। बंद हो जाती चले। बात ये जी अच्छा। कि, है। जी। हाँ बात ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, मार्केट रिस्पॉन्ड करती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। FATF में होना या ना होना मींस नथिंग। जो पैसे आने थे मुख्तलिफ सोर्सेस से सारे आ गए हैं या आ रहे हैं, दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन FATF। FATF की जो इदारा है उसने पहले ही बता दिया था कि अभी पाकिस्तान इज नॉट अ सीरियस इशू। ग्रे लिस्ट में तो 6 महीने 3 महीने पहले भी खत्म हो रही थी, उन्होंने कहा जरा एक थोड़े देर और आगे कर देंगे। So जी। this has nothing to do with the fact FATF, although it's a good sign. Formally ये खत्म हो गया, मगर everybody knew about it कि ये होने जा रहा है, कोई इसमें no big deal। 3 दिन से ये बात चल रही थी, मैं आपको बता देता हूँ, 3 दिन से यूरोपियंस हमें कह रहे थे कि हो गया, फैसला हो गया। So you know, we knew it's not a big deal। बहरहाल आपको देखा आपने पहले भी, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है
तो इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हो जाती है। ऑब्वियस है यार, हमें ये बचपन में सिखाया गया था जब हम कॉलेज में थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, बिजनेस प्लानिंग होती है, बिजनेस एक्टिविटी जो होती है, वो फोरकास्ट के ऊपर बेस्ड होती है कि आगे जाके स्टेबिलिटी होगी, रुपए का इतना ही रहेगा, डॉलर इतना ही होगा, इसमें तब्दीली नहीं होगी, मईशत जो है इतने % पे ग्रो करेगी। इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 साल 3 साल आगे देखना पड़ता है कि यार आज मैं 2 लाख रुपए लगाता हूँ इसके अंदर, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक सर्टेनिटी होगी, ये टैक्सेस लगेंगे, ये नहीं लगेगा, नया बजट नहीं आके गंद डाल जी देगा, तो इसलिए मेरा ये प्रॉफिट होगा और मेरे इतने पैसे इतने अरसे के अंदर रिकूप हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो जी इसलिए आई फील दैट देन इफ इमरान खान, ये मैं बड़ा क्लियर कट कहना चाह रहा हूँ, अगर इमरान खान ऐसे ही मूड में रहा और आगे बढ़ा तो एक और छाप पड़ेगी। और फिर अगर वो भी बात ना मानी और ये बिल्कुल सड़कों पे आ जाते हैं और यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो फिर आई एम टेलिंग यू, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। ऑल ओके, बेट्स आर ऑफ। देन ठीक ऑल बेट्स आर ऑफ। ठीक। तो आपका वो क्लिप, चूंकि आपने वो कहा, आपने पहले कहा कि वो क्लिप वो वाला नहीं था, एक्चुअली वो 24 चैनल का था, तो इस वजह से हम जरा रिलक्टेंट थे, लेकिन हम उसकी ऑडियो अभी चला देते हैं। इट्स अ फ्यू सेकंड्स नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया, there's no बस need। ठीक है, चलिए। तो बस रहने आगे दें। बढ़ते हैं। आपने हाँ, ऑलरेडी जिक्र कर दिया है जनरल बाजवा साहब के बयान का, और उन्होंने जो कहा है, पहले भी उन्होंने ये बात अमेरिका में अपने दौरे में कही, यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में एक लंच पे गालिबन उन्होंने जो लोग आए हुए थे उनको एड्रेस करते हुए कही, और उससे आज भी पहले कही। DGISPR बहुत वजाहत से कहते हैं कि वो अपने वक्त पर चले जाएंगे, कोई तौसीक न वो लेंगे न वो मांगे। बिल्कुल। तो ये अब सवाल ये पैदा होता है, सेठी साहब, आप भी जानते हैं कि ये तब्दीली का टाइम है, तो इमरान खान साहब की तो भी ये कैलकुलेशन होगी ना कि अभी तो थिंग्स आर, जो डेक है कार्ड्स का वो बदल शफल हो रहा है और बदल जाएगा, और यही वजह है कि वो अब भी कर रहे थे अपनी गेम, लॉन्ग मार्च और हमले। तो अब आप क्या देखते हैं विद दिस इम्पेंडिंग चेंज? देखिए मैं तो फिर आपसे ये कहूंगा कि खान साहब विल फाइंड अ वे टू गो बैक टू पार्लियामेंट। खुद जाएंगे, ये अपनी पार्टी को भेजेंगे और वहीं जाके ये तय होंगे। और मुझे जल्दी इलेक्शन नजर नहीं आ रही, अनलेस देयर इज अ टेक ओवर, जी जो मैं आपकी तरफ इशारा किया। अगर ये खान साहब उधर ले जाते हैं तो फिर भुगतना पड़ेगा वो सभी को, विल ऑल सफर। मैं एक बात आपसे कह दूं, देखिए आज बड़ी इंटरेस्टिंग है ना ये कि बिग बी ने NDC में आज ही स्पीच दी है। मेरा ख्याल है सबको ही पता था कि आजकल में आ रही है ये जजमेंट, और हमें तो अनाउंस भी उन्होंने कर दिया था कि आज 2 बजे आएगी, और आज ही वो NDC के अंदर उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन भी रखी। और बहुत लोगों को शायद पता है या नहीं पता, और कुछ सहाफियों को भी इनवाइट किया हुआ था, और उस प्रेजेंटेशन के अंदर वो लोग भी थे जो कि आमतौर पे NDC में 10-15 पार्लियामेंटेरियंस हर वक्त होते हैं। उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही होती है, सियासत सिखाई जा रही होती है उनको, विद अ ट्विस्ट। तो उसमें PTI के लोग भी थे, और चीफ ने बड़ी खुल के बातें की हैं वहाँ। अब आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से एनीथिंग बिकॉज़ आई वाज नॉट देयर, और अगर मैं कुछ कहूंगा तो इट बी सेकंड हैंड। बट जाहिर है हमें तो सेकंड हैंड ही हमारी चिड़िया देती है जी खबरें। तो बस मैं सिर्फ थोड़े बहुत इशारे कर दूं। आई डोंट वांट जनरल साहब टू थिंक वो तू केड़े चौथे मोहल्ले उठ के तो शुरू करती बकवास करनी। तो बहरहाल मैं वो बकवास करता हूँ जो कि रेलिवेंट है, ठीक है, ठीक और है, जिसमें मेरा बचाव भी थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक तो है, ठीक। भाई देख के चलना पैदा ना बिग बी दे नाल। आहो, जनरल साहब आहो, ने मेरा ख्याल है। हाँ हाँ, बिल्कुल देखना हाँ पैदा ही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल देखना पड़ता है जी, बिल्कुल। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो किसी ने कुछ इधर उधर की बात की तो उन्होंने आगे से कहा यार देख लो, ये उन्होंने मतलब इस किस्म की कोई बात की, एग्जैक्टली ऐसे नहीं, मैं अपने लफ्जों में कि ਤੁਹਾਡਾ ख्याल ठीक है मैं जा रहा मगर थोड़ा ख्याल रखना, ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है मैं चला जाऊंगा तो पिछू तुसी मेरी खिंचाई करोगे। याद रखना कि एक मरिया होया हाथी भी 1.25 लाख का होता है। उप्स, उप्स। तो उप्स उप्स, तो हम इससे आगे जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम तो जिंदा हाथी को नहीं कन्फ्रंट कर सकते थे, मोए हुए हाथी को तो ਅਸੀਂ बहुत डरने हैं। अल्लाह खैर सल्ला। हाथियों सही है। की मेमोरी कहते हैं बड़ी लंबी होती है, करेक्ट। बहुत लंबी होती है। तो इसलिए गुड लक टू जनरल बी। एंड मैं समझता हूँ बड़े इस दुखी हैं बेचारे,
बड़े दुखी हैं। उसकी वजह ये है, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरीके के साथ ये इमरान खान को चला लिया जाए। बहुत जबरदस्त सोच इसके पीछे थी, बड़ी पुरानी सोच एक आ रही थी, और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने एक ये बुत सा बनाया कि अब इसके साथ हम आगे चलाएंगे, ये है वो है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਾ गले पे है, ऐसा गले पे है कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ नानी याद आ गई कि यार ਅਸੀਂ कितने फंस गए। तो ਹੁਣ अब वो पछता रहे हैं, और इसीलिए दुखी बड़े हैं वो, बिकॉज जनरल बी ने तो हर किस्म की इमरान खान की मदद की है। खुद कहते हैं मैं तेरा हाथ पढ़ के नैपियां चेंज की थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे वो नहीं कहते, वो तो चौरी चौरी परवेज लाई कहते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत इसके लिए किया है। और ये अनग्रेटफुल मैन दैट ही इज, लुक एट द वे ही इज रिपेड द चीफ। तो जाहिर है दे अपसेट, द होल एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी अपसेट कि ये इसने किया हमारे साथ, एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊं, आज भी मैं वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। आज भी ये तोशाखाना रेफरेंस के फैसले के खिलाफ जो है पीटीआई सपोर्टर्स जो हैं, सेठी साहब वो गाली गलौज कर रहे हैं। इन वो पॉलिटिशियंस को तो कर ही रहे हैं, मगर आप जानते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है। और वेरी डिस्टर्बिंग वो एक मामला है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोपेगेंडा इतना इफेक्टिव है कि मसलन मैं यहाँ पर अमेरिका में मेरे एक साहब से पिछले वीकेंड मुलाकात हुई, बड़े सीनियर आदमी हैं, और वो मुझसे ये बात करने लगे। उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है हो रहा है। वो जाहिर बात है वो प्रो इमरान खान है। यहाँ पे तकरीबन 99% लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो इमरान खान की तिलिस्म में मुकम्मल तौर पे गिरफ्तार हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी जनरल बाजवा साहब ने तो अच्छा ही नहीं किया, वो तो अच्छा ही नहीं है। मतलब कि टोटली प्रोपेगेंडा वॉर इतनी इफेक्टिव है कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी का मैंने जिक्र किया। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है 3.5-4 साल वो क्या कर रहे थे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा उनको तो छोड़े, आप जनरल बाजवा को देखें। ये इस तरह की बात, मैं दंग रह गया। और ये बड़े नेशनलिस्ट प्रो आर्मी टाइप शख्स हैं। ये वो नहीं है कि गद्दार टाइप बंदा हो वो आप जैसे हम जैसे। तो वो तो बड़े हमेशा कहते थे कि जी आर्मी सबसे स्ट्रांग है और उसकी बात सबको माननी चाहिए, और वो ये बात कह रहे थे। तो मैंने तो ये एक जो मैंने नतीजा अखज किया है कि इमरान खान साहब का प्रोपेगेंडा की जो वॉर है, जो उनकी प्रोपेगेंडा का फ्रंट है, उस पे तो वो जीत गए हैं, इन सब से आगे हैं, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट। वुड यू एग्री विद दैट? या मैं तो एक्चुअली इन नेगेटिव सेंस में कहता हूँ बड़े ब्रिलियंट इनकी कैंपेन रही है, और अभी भी बड़ी ब्रिलियंट स्टेज पे है। अनफॉर्चुनेटली ये ब्रिलियंस जो है, ये मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस है। खान साहब के लिए कोई हल नहीं निकल रहा इसकी वजह से, और प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं इनके, एंड इमरान डजंट रियलाइज दैट। ये एक ऐसा असासा है जिसको ये जाया कर रहा है। इस असासे के साथ तो मुल्क बन सकते हैं, तबाह नहीं करने चाहिए। ये इतना पावरफुल असासा है, ये जो यूथ इसके साथ है। इनको अगर सही तरीके से चैनल किया जाए और पॉजिटिविटी, तो बहुत कुछ इस मुल्क में हो सकता है। और खान साहब लाइक अ पाइट पाइपर, उनको इज टेकिंग देम इनटू द रॉन्ग एरियाज एंड इज क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर दिस कंट्री। जी सोलंकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हम फिर एफएटीएफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मेरे ख्याल में एफएटीएफ पे जी जाएं चलिए कि जी। एक अच्छा फैसला आया है कोई। हाँ, उसमें भी सेठी साहब, आपको पता है कि आपने पहले भी हमारी इस प्रोग्राम में ही और आप इदारियों में भी उसमें आप ये बात कहते रहे हो। मैं दोहरा देता हूँ नाज़रीन के लिए कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका बहुत सीरियस रोल था, और वो इसको बड़ी जैसे कहते हैं पेनस्टेकिंगली उसके एक्शंस को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे। और इमरान खान के जमाने में भी बहुत काम हुआ, टू गिव ड्यू क्रेडिट। जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट का लीडिंग रोल था, लेकिन बहुत सारी शराइत जो थी एफएटीएफ की वो इमरान खान के दौर में भी कंप्लीट की गई। कुछ उससे पहले काम शुरू हो गया हुआ था, कुछ अब गालिबन कंक्लूडिंग चीजें हुई होंगी। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है, और सही कहा जाता है, कि एक मीटिंग थी जिसके अंदर उस वक्त के डीजी आईएसआई भी थे न, और बाकी लोग भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले भी थे, और बस तो उसमें मियाँ साहब ने को बात कर दी ये जिहाद के बारे में, कि बस क्योंकि उस वक्त कुछ इंसिडेंट्स हुए थे अक्रॉस द बॉर्डर, और वो इशारा उधर से इधर ही आ रहा था कि आपके लोगों ने जाके ये किया है। आपको याद होगा, आप पठानकोट जलंधर वाला आपको याद है। जी तो जी। उस वक्त मियाँ साहब ने फिर ये कहा कि यार बस करो, एंड ही लुक्ड एट
उस वक्त के जो DDI से, तो उनके यार अब बस करो तो वो नाराज हो गए इससे, और नाराज हो गए और उस जाके रिपोर्टिंग कर दी कि जी ये देखो जी प्राइम मिनिस्टर साड़ी जी हाथ दे उत्ते अखा कटदा है और ये करता है वो। और उसके बाद मियाँ साहब की कोशिश थी कि इंडिया के साथ स्टिच अप कर दिया जाए। अभी ये उस वक्त ये नहीं हुआ था 2019 में जो हुआ है कश्मीर का सारा। नरेंद्र मोदी तैयार था कि नॉर्मलाइज करने के लिए, इंडिया के अंदर जो कर रहा था वो करना ही था मगर पाकिस्तान के साथ वो आगे बढ़ना चाहता था बिकॉज उसका ख्याल था नवाज शरीफ जेन्युइनली वांट्स टू नॉर्मलाइज, मगर एस्टैब्लिशमेंट तैयार नहीं थी उस वक्त। तो वो नाराज हो गए, आपको याद है वही तो रिजेक्टेड वाली जो सारा कुछ मामला जो हुआ जी और कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ और अखबारों के ऊपर भी जिन्होंने ये बात कही थी। तो मियाँ साहब ने वो कह के और वो FIR कटवा दी अननोन पर्सन्स के ऊपर के यहाँ से कोई गए थे वगैरह बड़े नाराज थे कि ये आपने क्या किया। मगर उसके बाद इनको ये एहसास हुआ कि अब जब जियो इकोनॉमिक्स करनी है और हाइब्रिड रेजीम करनी है तो फिर FATF के अंदर से ऑफ निकलने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब नवाज शरीफ ने ये कहा तो उस वक्त तैयार नहीं थे, मगर बाद में एहसास हुआ। ये वही बात है कि जी बाद में इनको एहसास होता है। तो और फिर इन्होंने ये कहा कि अच्छा जी अब तो इन्होंने सारा FATF जो है ये सारा का सारा जो है इसका सारा इनिशिएटिव जो है ये थ्रस्ट जो है ये इनकी तरफ से आया, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया जी जी कि बस करो बस करो बस करो। इसीलिए वो सारे जिहाद शाद सब फारग हो गई और सजाएं भी हो गई कहीं कहीं जहाँ तवक्को ही नहीं थी कि जी वहाँ कोई उन लोगों को, लश्कर के लोगों को या दूसरे लोगों को, हाफिज सईद वगैरह को कोई हाथ लगाएगा। चुप सारे इधर उधर हो गए। अब तो इन्होंने सब कुछ किया ना, क्लैम्प डाउन किया, सिग्नल दिया, फिर सीज फायर करा ली इंडिया के साथ, देखिए ना। और मैं अब आपको बता रहा हूँ ये जो इनिशिएटिव आया था कि इंडिया के साथ, याद है जी आपको जी जी बिल्कुल याद है, इंडिया के साथ अमाद ट्रेड अजहर वाला मामला। इनिशिएटिव, जी जी इकोनॉमिक ट्रेड करना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी, याद है That's आपको, right. जी जी जो कि बिल्कुल। आने वाली थी, ट्रेड खुलने वाली थी और खान साहब ने यू टर्न मारी, पहले ओके किया बाद में यू टर्न मार दी और फिर कहा नहीं हम नहीं करेंगे इंडिया के साथ, और गालियां पे गालियां नरेंद्र मोदी को। ये उसी किस्म की बात है कि रियासत के इंटरेस्ट को छोड़ के अपना जात का इंटरेस्ट के वो पॉपुलर किस्म की चीज थी तो इसलिए वो करना शुरू कर दिया। आजाद कश्मीर में जाके ऐसे किया, ये किया, वो किया, सारा ड्रामाबाजी। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट वेरी कीन कि यार ये जियो इकोनॉमिक्स के लिए अब हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, तजारत के ऊपर, कनेक्टिविटी इन द रीजन के ऊपर, तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान पाइपलाइन अफगानिस्तान से आनी है, वी नीड टू स्टेबलाइज अफगानिस्तान। सिपेक आके रुक गया है, इट हैज टू गो इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड थ्रू अफगानिस्तान। ईरान से हमने पाइपलाइन लानी है, इट कांट कम ओनली टू पाकिस्तान, इट हैज टू गो टू इंडिया टू बी फीजिबल। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रीजनल कनेक्टिविटी का हिस्सा है जिसमें इंडिया को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जी और अफगानिस्तान को इंक्लूड करना है और ईरान को इंक्लूड करना है और अमेरिका के साथ बना के रखने, बिकॉज दैट्स वेयर यू आर, दैट्स व्हाट ट्रेड एड एंड कनेक्टिविटी इज ऑल अबाउट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रशिया करेक्ट। के साथ आप अभी तक तो आप तेल नहीं खरीद सके उनसे और बड़ी भागदौड़ हो रही है कि जी तेल लेंगे तेल लेंगे। सारा आपका तल्लक जो है डॉलर के साथ लिंक्ड है विद दिस स्विफ्ट सिस्टम। आप कहाँ किस दुनिया में आप हैं, ये आंखें दिखाते हैं लोगों को। सो बात ये है कि अभी भी दे वेरी कीन कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज किया जाए। और वो दिन याद है जबकि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने के लिए तैयार था फॉर नॉर्मलाइजेशन और खान ने गड़बड़ की। तो इसलिए खान ने तबाह कर दी है फॉरेन पॉलिसी और जो नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो भी तबाह कर दी। और ये पहली बिल्कुल दफा एक अच्छी नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनी थी कि अब हमने न्यूक्लियर वेपन्स और जियो स्ट्रेटजी के ऊपर हमने नहीं डिपेंड करना मुल्क की सर्वाइवर और वेलफेयर, बट ऑन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन एंड ग्रोथ एंड सो ऑन, व्हिच इज दुरुस्त द रूट ऑफ ऑल नॉर्मल ट्रेडिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। तो दुरुस्त। अब खान साहब ने तो अपने खिलाफ बहुत कुछ महाज बनवा लिए और यही मैं कहता हूं कि अनलेस दिस मैन चेंजेस हिज कलर्स और इसको कोई रियलाइजेशन हो कि ये जिस किस्म की जो बातें कर रहे हैं दे आर नॉट गुड फॉर द कंट्री, नॉट गुड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, नॉट गुड फॉर द जुडिशरी, नॉट गुड फॉर एनीवन। बिल्कुल बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं, लेकिन एनएस मैं इसमें सिर्फ ये इजाफा करना चाहता हूं कि ये ठीक है, आपकी बात सही है, मैं तो आपको पता आपका हम ख्याल हूं,
जहाँ पे खान साहब और उनका यूथ की जो मिसलीड करने की बात है। लेकिन देखिए, अभी आपने खुद इसी इसी टॉपिक पर आपने बात स्टार्ट की, नवाज शरीफ ने जो वो एक मीटिंग की और फिर उसके बाद वो जो डॉन लीक्स हो गई। बात यह है कि असल मसला कहाँ पे है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नाजरीन भी जानते हैं। नवाज शरीफ वही बात कह रहा था ना जो बाद में एफएटीएफ के साथ करनी पड़ी, उन्हीं लोगों करनी को पड़ी, अंदर करना पड़ा, उन्हीं बिल्कुल उन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन करना पड़ा, उन्हीं ग्रुप्स पे क्रैक डाउन करना पड़ा। सवाल बिल्कुल। ये पैदा होता है कि उस वक्त क्यों ये रिएक्ट करते हैं। आई मीन यही बात जो होती है, आपने कहा कि बाद में उनको ख्याल आता है, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अननेसेसरी मुल्क को डिरेल किया, जमहूरी प्रोसेस को, इकोनॉमी को टैंक किया, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस के जरिए एक फॉल्स मसीहा पेश करके लोगों को दिया। अब वो बिक रहा है मार्केट में, ये पीछे रह गए हैं। जी सोलंकी साहब ने उंगली उठा ली अंपायर की तरह। मैंने जी मैं मैं सिर्फ फराज की 2 लाइनों से इसको जी एक्सप्लेन कर देता हूँ करिए कि करिए। जब उन्होंने कहा था कि सितम तो ये है कि अहदे सितम के जाते ही हाँ तमाम खल्क मेरी हमनवा निकलती। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, ये शिवली को ग्रेट आपने सुनाई है? ग्रेट ग्रेट। शिवली को हाँ, भी सुनानी पड़ेगी। शिबली अहमद फराज की दौलत का वारिस है, उसकी शायरी का वारिस नहीं। अच्छा ओके, चले, बेचारे अहमद फराज के मेरा पास। नहीं ख्याल वो हाँ फराज साहब की कोई खास दौलत थी। हाँ हाँ जो भी ही था, लिव्ड, हाँ जी हाँ, वो हाँ बड़ी, बस वो हाँ जी। तो वो भी बड़े हमारा दुखी थे। हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि सेठी साहब एक दो मिनट में क्विकली ये बता दें कि अब आप जो है अगले आने वाले जो हफ्ते हैं, ये जो स्पेशली अक्टूबर तो ऑलरेडी निकल गया है, ये जो नवंबर 26-27 से पहले पहले क्या बड़ी दो चीजें होने वाली हैं। मार्च और नो मार्च। हाँ, एक तो ये बात है। नहीं, मैं तो कहता हूँ नो मार्च, बट दे मे बी समथिंग दैट लुक्स लाइक अ मार्च बट इट इजंट अ मार्च। ओके। राइट दूसरी बात ये है कि अनाउंसमेंट हो जाएगी न्यू चीफ की, राइट। वो हो जाएगी। अम, और तीसरी बात ये है कि आप भूल गए कि अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है F10 के अंदर इस्लामाबाद में, जिसका हवाला हमारे फेमस जर्नलिस्ट एजाज सैयद ने दिया है। व्हाट अ ग्रेट जर्नलिस्ट, उमर चीमा और एजाज, ग्रेट जर्नलिस्ट, और बड़ा फख्र है हमें उन पे। और उन्होंने खोल दी बात सारी कि वहाँ मीटिंग हुई है, आरिफ अलवी साहब पहुंचे वहाँ, और असद उमर साहब भी थे, और एक लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। इशारा जिसकी तरफ था वो बड़ा क्लियर था। और अब वहाँ क्या बातें हुई वो बातें हुई है जो आपको आगे नजर आएंगी। और क्योंकि जिनको बुलाया था वो रोल प्ले कर रहे हैं ना बिहाइंड द सीन्स, तो मेरा ख्याल है अब पैगाम यही मिला है। एक तो ये मिला होगा कि कल है परसों होने जा रहे हैं जी। दूसरा पैगाम ये मिला होगा, ज्यादा शोर शोर नहीं पड़ना, डोंट ट्राई एंड क्रिएट वायलेंस। हमारे दोस्तों का मूड बड़ा खराब है, तो बी केयरफुल। इसलिए आज आपने देखा छोटा मोटा हुआ, किसी ने उकसाने की कोशिश नहीं की, ना फवाद चौधरी ने किसी, वायर आया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जाके बैठ गए। जो लोग इधर उधर उठे वो थोड़े बहुत स्पॉन्टेनियस है, इससे ज्यादा नहीं है। द पार्टी इज नॉट गोइंग टू एनकरेज एनी वायलेंट एक्टिविटी, उनको बता दिया गया है। तो यही पैगाम उनको देना था, वो उनको मिल गया है। तो अगले दिनों में आप देखेंगे कि जो बातें वहां हुई वो आहिस्ता आहिस्ता दे विल अनरावल, और खान साहब की फूक निकलेगी। उनको समझाया जा रहा है किस तरीके से अपने आप को इस दलदल से निकालें कि हाँ वो फंसते जा रहे हैं, एंड ये ना हो कि कोई संगीन किस्म के फिर ऐसे कोई इकदाम हो जाए कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाए उनके लिए। अच्छा, तो ये बता दीजिए कि क्या बात हुई होगी वहां पर। कुछ ये जाते जाते ये तो बता दें कि आपके अगर भाई अगर ये मीटिंग हुई है और ये अगर जी। नहीं तो मैंने अभी आपको बताया ना क्या ये बातें हुई हैं। हाँ वो अभी मैंने आपको बताया, और आप मेरे से क्या पूछते हैं, इससे नहीं, ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। मैंने कहा थोड़ा जरा देखो ना, फिर तुसी काबू काटा दे ना, तो थोड़ा और जरा। नहीं यार, मैं कोई गल्लां अपने दूजे प्रोग्राम वास्ते भी रखनी पैंदियां ने, तुसी तो तेला नहीं देंदे मैनू। ओके कुछ खबरें उधर वास्ते भी रखनी पैंदियां ना। चलो ठीक है। मैं तो तबसरा ही नहीं देता, खाने पे जाता लोग कहते दसो की हो रहा है, मैं क्या पैसे कटो तो दसा। गुड वन गुड वन। और चलिए जी। तुसी फ्री फंड तुसी हर हफ्ते प्रोग्राम करा देंदे हो, बड़े जालिम हो तो, तुसी। तो अच्छा जी, ये बताएं कि लॉन्ग मार्च की कॉल और प्रोटेस्ट तो 27 नवंबर आपने कहा होगी भी कि नहीं नहीं भी होगी,
बहरहाल नहीं, मैंने ये कहा है कि रियल लॉन्ग मार्च नहीं होगी। नहीं, ये झलके दिखाने की कोशिश करेंगे, आ रहे हैं, वी गोइंग टू हफ एंड पफ, और जो है ना क्राई वुल्फ वाली गल। और अगर इन्होंने कर दी एक हाँ। और गलती, तो फिर ऐसा क्रैकडाउन आएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और अगर सेठी साहब मुझे अगर F10 में होने वाली मुलाकात के बारे में कुछ और पता लगा तो मैं तो हाँ। आपके पीछे पड़ूंगा, आपको दोबारा मैं नहीं, वो देखिए, F10 इज नॉट लॉन्ग मार्च। नहीं, लेट्स बी आई वेरी नो, क्लियर। आई नो, लॉन्ग मार्च का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट को गिराने जा रहे हैं। आप राइट, F10 के पार्क में जाके पिकनिक नहीं करने जा रहे। राइट, ओके, हाँ, वेरी क्लियर अबाउट व्हाट द लॉन्ग मार्च इज। या नहीं नहीं ये मैं वो 126 दिन नहीं जाके बहना होते, नहीं नहीं मैं 126 दिन नहीं जाके बहना होते। हाँ, नहीं वो तो हो भी नहीं सकता। लेकिन सेठी साहब मैं तो बात करता वो जो एक टॉप लेवल सीक्रेट मुलाकात हुई एक जनरल साहब अच्छा, और वो अयूब F10 की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अच्छा, वो मैंने F10 की है। कहा वो F10 पार्क के अंदर, जहाँ शायद नहीं, नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट इनको कहे वहां चले जाएं, जाके वहां हाँ जी, 10,000 हाँ बंदा जी, हाँ इकट्ठा जी, कर ले और वहां थोड़ा सा दमदना लें। हाँ जी, मैं सोच रहा था उसकी बात कर रहे हैं आप। जी, नहीं, F10 में तो मेरा ख्याल है कि जिन साहब से वो मिले हैं, वहीद मुराद साहब से, उन्होंने भी इनको बता दिया है क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा और वो क्या है? ये तो बता दें कि क्या क्या वो नहीं, बस कर यार, खुदा ना खौफ कर चले रहा ये बता दें क्या हाँ, नहीं करना। है। चलिए, कोई लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं करनी, फेल हो जाएगी। हमारा मूड बड़ा खराब है, एंड यू लेट अस डाउन वेरी बैडली। सब गन डाल दिया आपने, एंड देयर इज नो सिंपैथी फॉर यू एनी मोर, सो वॉच इट। वॉच इट, बिल्कुल जनाब, वॉच इट। और इसी के ऊपर आपने एक अच्छा फ्रेज दे दिया है आज का कंक्लूजन के लिए। सो नाजरीन, यू ऑल्सो वॉच इट और देखिए अगले आने वाले हफ्ते में और 2 हफ्ते में क्या होता है। थैंक यू सैदी साहब, थैंक यू सोलंकी साहब, और खुदा हाफिज।